Hello, folks. Can you hear me? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। एक उम्र में आन के बस इंसान बस सही हो तो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, लास्ट क्लास है हमारी आज, तो जो भी आपके सवाल हो वो आप पूछ लीजिएगा। और कंट्रोल का ये फंक्शन ख़त्म करते हैं। कोई रिपोर्ट की बात हो वो बता दीजिएगा। पिछले कोई सर पेपर कॉन्सेप्ट। के हवाले से बता दें। हाँ, पेपर के हवाले से देखें, हमें अभी तक तो कोई वो अ, खैर अब तो मैं पेपर भेज भी चुका हूँ, तो मैंने तो पिछले चैप्टर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो उसमें क्योंकि इस दफ़ा कोई हिदायत नहीं थी कि क्यूमुलेटिव बनाना है नहीं बनाना, तो हमने कोई बहुत ज़्यादा चैप्टर किए भी नहीं है। ये 4 फंक्शंस के किए हैं और उससे पहले एक इंट्रोडक्शन का और डिसीजन मेकिंग का चैप्टर किया है। तो टोटल मेरा ख्याल है 6 तो चैप्टर हुए हैं। तो बहरहाल 4 फंक्शंस कवर हो जाएंगे आज। तो उसी में से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और जैसे मिड टर्म का पैटर्न था आपका, आप समझ लें कि वही पैटर्न है, ठीक है ना। हेलो। जी सर। हाँ, तो पैटर्न वही है। तो और कोई अगर स्पेसिफिक सवाल हो तो वो आप बता दीजिए। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स का। नहीं। नो सर। अच्छा, चलें, ठीक है, वेरी गुड। ऑलराइट, सो कंट्रोल के फंक्शन को पूरा करते हैं, फिर रिव्यू कर लेंगे। आई थिंक सेकंड सेशन के कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्या हैं चैप्टर्स, नहीं पता कौन कौन से हैं चैप्टर्स, है ना। वाह भाई वाह, चैप्टर्स बता दें। चैप्टर्स बताए भाई कोई, कौन कौन से हैं। अच्छा खैर, वो बताते हैं हम। अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। वेरी गुड। मेरे ख्याल है बस आपको ही बोलना आता है और सब बिल्कुल खामोशी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। एक्सीलेंट। तो एग्जिबिट 18-6 में हम देख रहे थे, जो ये डिटेल्ड वर्जन है कंट्रोल प्रोसेस का। एक तो सिंपल वाला डायग्राम था जो हमने ये इस पेज पे, एग्जिबिट 18-2 के 3 स्टेप्स हैं। मेजरमेंट है, कंपैरिजन है और टेकिंग मैनेजरियल एक्शन है। इसी डायग्राम को excuse me, इसी डायग्राम को इन्होंने फिगर 18-6 में एक्सपैंड कर दिया है। तो हमने ये देखा था यहाँ तक। एक्सक्यूज मी, लेट मी जस्ट साइलेंस दिस। सॉरी फॉर दैट। ऑब्जेक्टिव्स प्लान में जो थे वो स्टैंडर्ड बन गए। फिर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रहा है उसको नापा, खुद से दूसरों को भेज के, रिपोर्ट से, रिटन, ऑरल। फिर हमने कंपेयर किया। 100 चाहिए थे तो 90 हुए हैं, 110 हुए हैं, कुड बी एनी फिगर। 10 करोड़ चाहिए थे तो 9 करोड़ 9,99,99,000 हुए हैं। जो भी हमारे पास ये दो फिगर्स होंगी, ये नंबर्स में होंगी। सब्जेक्टिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने स्टैंडर्ड बनाया कि हमें हमारे 85% कस्टमर्स सेटिस्फाई होने चाहिए। फिर आपने एक सर्वे किया कि भाई हमारे कस्टमर्स के कितने परसेंट सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर आपने कंपेयर किया कि 85 हमारा स्टैंडर्ड था और हमारी मेजरमेंट आ रही है 79% कस्टमर्स हमारे वो हैं कंपैरिजन के बाद। फिर हम इस स्टेप पे आ जाएंगे
ये स्टैंडर्ड अटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ या नहीं। अगर स्टैंडर्ड अटेन हो रहा है तो डू नथिंग, इसमें बता चुका हूँ कि अच्छी कंपनियां डू नथिंग नहीं करती हैं, वो स्टैंडर्ड्स को भी इंक्रीज करती रहती हैं। जो यहाँ पे इन्होंने किया है रिवाइज स्टैंडर्ड, वो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर डायग्राम फॉर्म में ही बता दूं तो ख्याल है बेहतर होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड अपवर्ड रिवाइज, ठीक है ना। आप स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं, आप कहते हैं बस अब अपना मेयार और बढ़ा देते हैं। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड नहीं अचीव हो रहा तो फिर ये देखना है कि जो डिफरेंस आया है क्या वो 19-20 का फर्क है या वो ज्यादा है। तो एक्सेप्ट ये भी आपने पहले से तय किया हुआ होगा। ये हालात अगर ऐसे हो गए हो जो आपके खिलाफ तवक्को थे और आपकी प्लानिंग में आपने फोरसी नहीं किए थे, देखा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो वो वेरिएंस जो है उसके लिहाज से भी चेंज हो सकती है। मगर आम तौर पे प्लान करते वक्त ही, यहाँ ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त ही ये डिटरमिन कर लिया जाता है कि वेरिएंस कितनी होगी जो काबिल कबूल होगी। तो खैर वेरिएंस अगर एक्सेप्टेबल है, ये ना लिखा हुआ है डू नथिंग, मगर वंस अगेन हम कहेंगे कि नहीं, हम वेरिएंस को मजीद कम कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज रिवाइज करके, ठीक है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड नहीं अचीव हो रहा, नो, और वेरिएंस भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नो, तो फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है तो रिवाइज स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है और वेरिएंस आ गई है, लेट्स से 100 आपने अचीव करना था, 90 अचीव हुआ, 90 एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर क्या स्टैंडर्ड तो हमने ज़्यादा हाई नहीं रख लिया था। तो अगर ऐसा किया है तो फिर हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। ये जहन में रखें कि आपको शायद एक कोटेशन बताई थी एक यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल आइजनहावर, आर्मी के जनरल भी रहे थे वो, और येल यूनिवर्सिटी के सदर भी, कि प्लान्स आर नथिंग, ठीक है। यानी जो प्लान, जो डॉक्यूमेंट आप बना लेते हैं वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। तो प्लानिंग को एवरीथिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग आईएनजी आ गया, वर्ब हो गया, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए कंटिन्यूअसली आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो उस कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो प्लानिंग के चैप्टर में भी हमने देखा था कि 4 साल लगते हैं प्लानिंग के नताइज आने में, क्योंकि प्लानिंग भी सीखनी पड़ती है। खाली ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके रख लिया और उसका टाइटल है जी एनुअल बिजनेस प्लान, तो बस अब तो जो है बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, ऐसा नहीं है। प्लानिंग भी सीखी जाती है और टाइम लगता है उसमें। तो यहाँ यही बात हो रही है कि हो सकता है जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया हो वो सही ना हो, तो फिर स्टैंडर्ड को रिवाइज कर देना चाहिए। कंट्रोल का जो असल काम है वो सर, इन जी जी सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं। wait a minute, all right, okay, thank you, right। ये बता दिया करें नेहा, ताकि कोई वेट ना कर रहा हो, क्योंकि बाकी लोगों ने तो किसी ने बोलना नहीं है। अच्छा, तो असल जो कंट्रोल का काम है, यानी ये देखिए आप कि वो जो सिंपल डायग्राम में था वही की वही बात यहाँ की हुई है कि, और कलर भी है या नहीं, ओ यस वी हैव मेनी कलर्स, वेरी गुड। नंबर 1 कंपेयर, ठीक है। नंबर 2 आइडेंटिफाई कॉज ऑफ वेरिएशन, एंड नंबर 3 करेक्ट परफॉर्म। तो वही जो पिछला डायग्राम था उसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये -2 जो था, ठीक है। मेजर परफॉर्मेंस, कंपेयर,
और यहाँ मैंने मेजर को स्टेप 1 कर दिया। Let me just correct that. Where is the eraser? Okay. So if the variance is there and the variance is not acceptable and the standard is acceptable, then we identify cause of variation के फर्क आया क्यों। तो उसमें फिर हम जब पता चल जाए कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, डिस्क्रिपेंसी क्यों है जो हम चाहते थे और जो एक्चुअली हो रहा है, तो फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं जिसकी हम दोनों फॉर्म्स कर चुके हैं, बेसिक करेक्टिव एक्शन और इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात कर ली थी हमने। थोड़े से अल्फाज यहाँ बदले, प्रोडक्टिविटी जो है वो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है और इनपुट ओवर आउटपुट, और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस तो वही है जो चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जो गोल्स हैं वो क्या सही गोल हैं। ठीक है ना। तो गोल बनाना, लेट से आप गोल बनाएं कि भाई मुझे जो है वो गलत तरीकों से तो पैसे कमाने हैं, ये भी गोल है। और आप कहेंगे नहीं, मुझे सही तरीकों से जो सस्टेनेबल हों, लॉ के मुताबिक हों, इस तरह से पैसे कमाने हैं, तो ये एक बेहतर गोल होगा क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस होंगे। See what else can we do? हाँ, I'm इसकी बात हमने शायद कर ली थी या नहीं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है वो कंट्रोल होती है, फीडबैक देना पड़ता है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे। और डिसिप्लिनरी एक्शन, ये जो हमने लीडरशिप के चैप्टर में देखा था ना, कि लीडर के पास लेजिटिमेट पावर होती है और उस लेजिटिमेट पावर के नतीजे में वो रिवॉर्ड पावर और कोअर्सिव पावर यानी पनिशमेंट की पावर जो है वो आती है। यहाँ यही बात हो रही है कि डिसिप्लिनरी एक्शन बाज दफा जो है वो लेना पड़ता है वो, और ये नहीं कि एकदम आप क्रैक डाउन कर दें और बिल्कुल जो है निकाल दें जॉब से। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिनरी एक्शन, कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो सजा है, वो बतदरीज यानी दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। तो अगर कोई शख्स जैसे ऑफिस में लेट आता है तो उसकी एक लेट मार्क हो जाती है, फिर दूसरी दफा लेट आए तो दूसरी लेट मार्क हो गई, फिर तीसरी दफा लेट आए तो कहते हैं भाई अब आपने 3 दफा हमने आपको जो है वो चांस दिया, अब आपकी 1 दिन की एब्सेंस लगेगी और आपकी 1 दिन की तनख्वाह कटेगी। ठीक है ना। क्योंकि एक दफा गलती से हो सकती है, 2 दफा हो सकती है, 3 दफा का मतलब है शायद ये हैबिट बन गई है, तो इस पे फिर एक्शन बढ़ता जाएगा। तो या आपने जैसे गवर्नमेंट के इदारों में देखा होगा कि कोई मेजर गलती हो जाए, छोटे लोगों से, बड़े लोग तो गलती करके और बाहर चले जाते हैं और कोई उनको नहीं पकड़ने वाला होता, बट छोटे मोटे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो उनको शो कॉज नोटिस जारी होता है, फिर एक और शो कॉज नोटिस, फिर फाइनल शो कॉज नोटिस, फिर उसके बाद कहीं जाके कई साल गुजरने के बाद अगर ज़रूरत हुई तो वो टर्मिनेशन लेटर इशू किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में निकाले जाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए निकालना आसान होता है, तो वो फिर काफ़ी जल्दी स्टेज पे आ जाती हैं कि अगर शुरू के डिसिप्लिन से इंसान ठीक नहीं हुआ तो फिर इसको सख्त सज़ा देनी पड़ेगी। जिसमें वर्स्ट केस है, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है जॉब रिलेटेड, तो फिर निकालना पड़ेगा और सज़ा दिलवानी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि बाज़ दफ़ा कंपनी खुद भी बचना चाहती है कि उसकी बदनामी हो, तो वो बस क्वाइटली निकाल देते हैं और कहते हैं कि भाई आप चले जाएँ। हाँ भाई, चैट विंडो में हमेशा की तरह अटेंडेंस मार्क कर दिएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये चंद मिसालें दी हुई हैं, अटेंडेंस नहीं है, अटेंडेंस का प्रॉब्लम है तो गायब हो गए, एब्सेंटीज़म, टार्डीनेस, देर से आ रहे हैं, सिक लीव्स अब्यूज़ कर रहे हैं। ये अभी एक को जॉब ऑफर मिली थी
मेरे एक स्टूडेंट को, तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने पूछा क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मिली हैं, तो उन्होंने कहा जी 12 दिन की छुट्टियां हैं और पेड लीव, और पता नहीं 40 दिन की सिक लीव्स हैं। तो उसे बहुत खुशी थी कि मतलब तकरीबन 1.5 महीना जो है वो पूरा 40 और 12 कर लें तो तकरीबन 1.25 महीने की हमें छुट्टी मिलेगी। तो मैंने उसको समझाया कि ये सिक लीव्स बीमारी के लिए होती हैं, इसको आप ऐसे नहीं यूज कर सकते। साल में 40 दफा कि जी मुझे आज नज़ला हो गया, तो आज सर में दर्द है, तो आज बुखार है, तो वो इसलिए मैं नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर के प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, तो वो सिक लीव्स मिलती हैं। अच्छा, ऑन द जॉब बिहेवियर, आई थिंक ये बात हो गई थी। इनसबऑर्डिनेशन, कहना ना मानना, वो अथॉरिटी वाले इशू है लीडरशिप के चैप्टर में। और क्लास में भी कराया हुआ था कि हर जॉब में कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कुछ अथॉरिटी दी जाती है, इख्तियारात। तो जब सबॉर्डिनेट्स नहीं मानेंगे तो लीडर अपने काम नहीं कर सकते। सेफ्टी डिवाइसेस नहीं यूज किए, या अल्कोहल या कोई और नशा जो है वो कर लिया उन्होंने। डिसऑनेस्टी, चोरी, झूठ बोलना, काम से मुतालिक झूठ बोलना, इंफॉर्मेशन जो है उसको गलत करना, डिग्री है तो उसको जो है वो इस पे मैंने फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन की मिसालें शायद दे दी थी आपको, जाली डिग्रीज वगैरह। मेरा पहले मैं डिस्कस कर चुका था। यस और नो, नेहा? यस सर, याद है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा नेहा से डायरेक्टली पूछ लूं, क्योंकि बाकी ने तो जवाब देना नहीं, पता नहीं है भी या नहीं। अच्छा जी, आउटसाइड एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, इसीलिए जो है वो एक पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है, चेक करवाया जाता है कि भाई ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो शख्स नहीं आ रहा। आइडिया ये होता है कि जिसने एक दफा क्राइम किया है वो दोबारा रिपीट भी कर सकता है। हड़ताल करने की अलाउंस जो है वो नहीं होती। बाज़ कंपनियों में, अमेरिका में भी यूनियन बनाने पाबंदी है। जैसे वॉलमार्ट ने जो है अभी तक रेजिस्ट किया हुआ है कि भाई यूनियन नहीं बनने देंगे। कोशिशें करते रहते हैं वॉलमार्ट के एम्प्लॉइज। वॉलमार्ट, ये मालूम है वॉलमार्ट क्या चीज़ है? रिटेल चेन है, ये तो शायद आपने सुना हो, मगर कितनी बड़ी रिटेल चेन है ये अंदाजा है किसी को? वॉलमार्ट का नाम सुना हुआ है? यस सर। तो आपके ख्याल से वॉलमार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, यानी कितनी बिक्री करते होंगे? सर ये नहीं पता। अंदाजा है, एक गैस लगाएं। भाई देखें, एक बिलियन डॉलर तो लाजमन होंगे ही होंगे, नहीं 1 अरब डॉलर, 150 अरब रुपए, 10 बिलियन डॉलर होंगे, 20 होंगे। यानी आप सोचें, यूनिलीवर जो है, पीएनजी, इनकी 50, 60, 65 बिलियन डॉलर्स की सेल्स हैं सालाना, ठीक है। आईबीएम जो है कंपनी, आई थिंक उसकी 100 बिलियन डॉलर्स की सेल होगी। तो आपके ख्याल से वॉलमार्ट जो कि स्टोर, रिटेल स्टोर्स की चेन है, उनकी कितनी सेल होगी? हाँ, अंदाजा लगाएं। बीस मिलियन। 20 मिलियन या बिलियन? बिलियन शायद हो। अच्छा, हाउ अबाउट, लेट मी राइट दिस डाउन फिगर ताकि आपको पता चले। ये मैं यूनियन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी है वो। Excuse me, let me just- चैट में क्या लिखा हुआ है? हाँ, अपने नाम वो डाल दीजिएगा। आपने कहा 20 बिलियन US डॉलर्स वॉलमार्ट की सेल, यही कहा ना आपने? जी सर। जी। अब आप देखें, अब मैं क्या फिगर लिख रहा हूँ, वो लिख तो लूँ पहले। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग?
कितनी बड़ी रकम है? $559 बिलियन। देखा आपने? जी फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े पता होने चाहिए। इफ आई मे जस्ट राइट दिस, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये कितनी बड़ी रकम होती है। 559, कितने जीरो आएंगे? इतने जीरो आएंगे, ठीक है। बिलियन में 12 जीरो। देयर इज द डॉलर साइन। अच्छा, ये गैस करें कि, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी यूनियन की फॉर्मेशन की, तो यूनियन में जाहिर है वर्कर्स होते हैं, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं। मैनेजर्स यूनियन बनाते नहीं है, इजाजत ही नहीं होती बाय लॉ। तो वॉलमार्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सेल्स के लिहाज से, ठीक है, उसके एम्प्लॉयज कितने होंगे आपके ख्याल से? अंदाजन 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने होंगे? सर ये तो उसके मतलब आउटलेट से वो अंदाजा लगाएंगे ना हम कि अरे मैं तो आपसे अगर वो ऐसे ही ज्यादा पूछ है रहा तो हूँ ना हमको कि कम होगा। दुनिया की जो सबसे, ये मैं बता दूं, ये वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, यानी सर सबसे ज्यादा 50,000। है। 50,000। आप कह रहे हैं 50,000 एम्प्लॉयज होंगे? अच्छा भाई, आज तो मुझे दिखने में मजा आ रहा है। और कोई फिगर? 50,000, कोई और कोई? 1 million सर। 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख, ठीक है। यस सर। इनके हैं 2.3 मिलियन, यानी 23 लाख एम्प्लॉयज हैं इनके। 23 लाख एम्प्लॉयज हैं। स्टोर्स 10,500 स्टोर्स हैं इनके। दुनिया की सबसे ज्यादा सेल्स है इस कंपनी के। कंट्रोल के हवाले से मैं बताऊं ना, इतने जबरदस्त ऑपरेशन है, नहीं ऐसे ही नहीं बनते ये। जब नई कंपनी बनी थी 60-70 साल पहले, तो ये एकदम इतने बड़े नहीं थे, छोटा छोटा इन्होंने स्टार्ट किया था। कंट्रोल्स इनके बहुत जबरदस्त हैं। कंट्रोल की जो हम बात करते हैं ना, एक मैं मिसाल पढ़ रहा था कि ये बनाते तो कुछ नहीं है, दूसरों को सामान बेचते हैं क्योंकि रिटेल चेन है। तो एक सप्लायर ने इनसे कहा कि भाई हम अपना प्रोडक्ट जो है वो देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको चेक पे किया प्रोडक्ट, उन्होंने कहा ठीक, आप ऐसा कीजिएगा, फलाने दिन फलाने पोर्ट पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन का ड्राई पोर्ट होता है, उस पे आप अपना ट्रक ले आइएगा एक सामान का इतने बजे। उन्होंने कहा जी ठीक है, वेल एंड गुड। तो उस सप्लायर के ट्रक को आने में 1 घंटा डिले हो गया। तो इन्होंने उनको कहा कि आप हमारे स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट ऑपरेशंस के, और आप अगले साल दोबारा अप्लाई कीजिएगा, हम आपको एंटरटेन नहीं कर। इतने स्ट्रॉन्ग इनका और जॉइंट नेटवर्क है, ठीक है ना, स्ट्रांगली लिंक्ड नेटवर्क है। अच्छा, एक और मिसाल की कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे कि $559 बिलियन की सेल्स हैं इनकी। मॉनिटरिंग जो था ना, ये अभी ये डायग्राम में हम देख रहे थे, ये आपको बताता हूँ। ये मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, और फिर ये घूम घूम के वापस जो है हम आ जाते हैं इस कंट्रोल साइकिल से। तो ये जो मेजरमेंट है ये कितने फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, या आपका ख्याल है कि वॉलमार्ट कितने फ्रीक्वेंटली करता है? वॉलमार्ट किस फ्रीक्वेंसी से मॉनिटर करते होंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड था, ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे?
रोजाना मॉनिटरिंग करते हैं, हर हफ्ते मॉनिटरिंग करते हैं, महीने में मॉनिटरिंग करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, या साल के आखिर में मॉनिटर करते हैं कि हाँ भाई जो अचीव होना था वो हुआ या नहीं हुआ? मेजर कर कितने फ्रीक्वेंटली करते हैं? Anybody would like to answer? Take a guess. Weekly? Weekly. No, Neha. Hourly. Hourly. इसकी एक मिसाल बताता हूँ। इनकी जैसे वो थैंक्स गिविंग की सेल चलती है ना, इनकी एक सेल चली, मतलब जाहिर है हजारों आइटम्स इनके पास। एक नॉर्मल सुपर स्टोर में वहाँ 20,000 आइटम होते हैं, तो इनके पास कुछ लेंगे, कुछ नहीं तो 30, 35, 40,000 आइटम्स होंगे। तो इन्होंने एक स्पेशल डे पे, आई थिंक थैंक्स गिविंग की सेल थी, एक कंप्यूटर की सेल लगाई। तो वो जाहिर स्पेशल सेल का दिन था, तो स्टोर खुल जाते हैं जैसे 8 बजे। इन्होंने 9 बजे देखा या 10 बजे देखा कि सेल इतनी नहीं हो रही जितनी कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो प्लान में ऑब्जेक्टिव थे कि इस खास दिन, जैसे समझ लें थैंक्स गिविंग है, ब्लैक फ्राइडे है, व्हाटएवर, ये सेल नहीं हो रही। पूछा उन्होंने कि स्टोर्स में कि भाई क्या हो क्या रहा है, ये कंप्यूटर इतना क्यों नहीं बिक रहा, यानी इतनी क्लोज मॉनिटरिंग, फलाना आइटम क्यों नहीं बिक रहा, 1 घंटा हो गया, जितना में 1 घंटे में सेल हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने जाके जब एक्चुअल लेआउट में देखा तो पता ही चला कि जो कंप्यूटर का बॉक्स होता है वो अलग डिस्प्ले हुआ है और मॉनिटर कहीं अलग डिस्प्ले हुए हुए हैं। तो कस्टमर को डील का नहीं पता चल रहा है कि उसे पैकेज मिल क्या रहा है। तो ये डिस्प्ले की गलती थी, उन्होंने कहा फौरन ठीक करो। वो उन्होंने जी साहब बिल्कुल ठीक करके डिस्प्ले कर दिए, कंप्यूटर मॉनिटर पूरा पैकेज कस्टमर को एक जगह पे नजर आए, और 1 घंटे बाद जो है सेल्स पिकअप होना शुरू हो गई दोबारा। तो ये जो बड़ी कंपनियां बनती हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाती कि उनको कोई पता नहीं हो कि क्या हो रहा है, इतनी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। यानी आप देखें सेल्स की मॉनिटरिंग आवरली हो रही है, और सप्लायर 1 घंटे लेट हो गया, उन्होंने कहा अगले साल अप्लाई कीजिएगा, आप इस लायक नहीं है कि हमारे साथ आप काम कर सकें, कि हमारे ऑपरेशंस इतने टाइटली नेट हैं जिसे कहते हैं। खैर ये मैंने उस हवाले से बताया था, यूनियन के हवाले से। ठीक है। और अच्छा, रिस्पॉन्डिंग टू अनफेयर परफॉर्मेंस रिव्यू भी हो गया था, टूल्स फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, हाँ ये भी कर लिया था हमने। आई थिंक प्रोसेसेस तक किया था। फीड 3 टाइप्स हैं कंट्रोल के, फीडबैक कंट्रोल, जब हो जाए कोई चीज फिर आप देखते हैं कि जो होना था वो हुआ या नहीं हुआ, और फिर आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो करेक्शन होता है प्रॉब्लम होने के बाद। कॉन्करेंट कंट्रोल में क्या है, प्रॉब्लम जैसे हो रहा है, आपको नजर आ गया कि हाँ ये कुछ मसला चल रहा है, और आप इंतजार नहीं कर रहे कि उस इख्तिताम तक पहुंचे, आप उसी दौरान अमल जो है वो इस मामले को जो है ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है कंकरेंट। करंट का मतलब है कि एज थिंग्स आर गोइंग ऑन। और सबसे अच्छा जो कंट्रोल है, मगर सबसे लेस प्रैक्टिस्ड, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है और फ्यूचर की जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है, वो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। कि पहले से आप देख लें कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, और उनको अकर होने से, एक्चुअली होने से अवॉइड आप करें, कोशिश की जा सकती है। तो जाहिर है परफेक्शन तो है नहीं, किसी को पूरा फ्यूचर का तो पता नहीं, तो सारे प्रॉब्लम्स तो एंटिसिपेट शायद नहीं हो सकते। अब जैसे शायद ये दवाएं बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को भी नहीं पता होगा कि ऐसा एक वायरस जो है वो आ जाएगा जो दुनिया में फैल जाएगा, और लोग मास्क पहन के फिर रहे होंगे, और सारे वैक्सीनेशन चल रही होंगी। बट लेट्स से
ऑयल की सप्लाई है और आपको ऑयल चाहिए होता है अपनी फ्लीट चलाने के लिए, जहाज आप उड़ाते हैं या पानी के बड़े बड़े आपके पास वो हैं, पानी के जहाज हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ऑयल की प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है, क्योंकि करती रहती है ऑयल की प्राइस। तो उससे फिर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं कि आप फ्यूचर बाइंग कर लें। रिस्क तो होता है उसमें कि फ्यूचर आप बाय कर लें, अगर आप देख रहे हैं ट्रेंड के हाँ भाई ऑयल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो आप एक प्राइस का सप्लायर के साथ लॉक करवा लेते हैं कि तुम हमें इतने अरसे तक इसी प्राइस पे देते रहो। ऑब्वियसली उसमें नुकसान ये हो सकता है कि मार्केट प्राइसेस एक्चुअली गिर जाएं और फिर आप टाइड इन है पुरानी हायर प्राइसेस के साथ। तो बाज़ दफ़ा वो और हर लैंग्वेज में इससे रिलेटेड इस्तिलाह वो भी हैं, मुहावरे भी हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि कमिंग शैडोज और कमिंग इवेंट्स कैस्ट देयर शैडोज। तो जो हालात आने वाले होते हैं, होने वाले होते हैं, उनका साया जो है पहले से पड़ जाता है, अगर आप देखने की और सोचने की सलाहियत रखते हैं। तो बहुत से प्रॉब्लम्स तो एक अच्छे मैनेजर को अवॉइड कर लेने चाहिए, फिर भी चीज़ें हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है, तो मॉनिटरिंग चलनी चाहिए कंकरेंट, जैसे-जैसे अमल हो रहा है। और फिर भी प्रॉब्लम बाज़ दफ़ा रह जाते हैं, तो आखिर में जो है क्वालिटी और कंट्रोल और इंस्पेक्शन जो आता है, बट फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। अगर बुरा लेट्स से कि आपके इंस्पेक्शन के बावजूद जो है वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास जाके पता चले कि इसमें कोई खराबी है, तो वो तो आप समझें कि बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कस्टमर कहे कि मेरे पैसे रिटर्न करो। और मार्केटिंग में ये देखा गया है, मार्केटिंग के सब्जेक्ट में, कि एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर, आपके ख्याल से एक सैटिस्फाइड कस्टमर कितने लोगों को बताता होगा कि मेरा अच्छे तजर्बा हुआ, और एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर कितने लोगों को बताता होगा? हाँ, रिसर्च के मुताबिक अंदाजा। अंदाजन आप कहीं गए हो, आप भी तो कस्टमर हैं, आप सेटिस्फाई हुए किसी जगह से, खाने पीने की जगह से कोई, तो आपने कितने लोगों को बताया अगर सेटिस्फाई हुए, और अगर कहीं आप डिससेटिस्फाई हुए थे तो कितने लोगों को बताया? सर अपने आस पास ही घर में। हाँ, आस पास घर में दोस्त अहबाब ही नहीं, मैं तो गिनती पूछ रहा हूँ कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर कितनों को बताते हैं और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर कितनों को बताते हैं। बात इसकी हो रही है कि फीडबैक कंट्रोल की, कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट ऐसा चला गया जो कि ठीक नहीं है। सर डिससेटिस्फाइड हर दूसरे बंदे को बताता है। भाई हर दूसरा बंदा, तो इसका मतलब 11 करोड़ लोग हो गए पाकिस्तान में। आप नंबर बताएं ना मुझे, अंदाजन बताएं। वो 2 लोगों को बताएगा, 5 को, 6 को, 10 को, 50 को, 50,000 को, कितनों को बताएगा? कम से कम सर 10 लोगों को तो बताएगा। अगर सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड हो, अच्छा चलें, शुक्र है बोले तो सही। देखिए मार्केटिंग के मुताबिक मुताबिक ये है कि अगर एक कस्टमर सेटिस्फाइड है ना, तो वो 5 लोगों को, 6 लोगों को बताएंगे कि भाई मुझे बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। और अगर वो डिससेटिस्फाइड है, तो वो ऑन एवरेज 11-12 लोगों को बताएंगे कि वो डिससेटिस्फाइड है। इसलिए प्रोडक्ट ख़राब चला गया है कस्टमर के पास, तो आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। ये आपका कभी तजर्बा हुआ है कि लेट्स से रेस्टोरेंट में आप गए हो और वो फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो या कोई भी, और खाना आपने खा लिया, ठीक था, मगर कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो कभी तजर्बा हुआ कि वेटर ने आन के पूछा हो आपसे कि भाई आपको कैसे लगा सर, मैडम, व्हाटएवर जो आपके ग्रुप गया हुआ है, और आपने कहा भाई कोई ख़ास नहीं था, और फिर उन्होंने कोई उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया हो आपको खुश करने के लिए, ऐसा हुआ है?
यस सर, वो कजन के साथ गया था, उस वक्त हुआ था। कौन सी जगह थी? सर ये धुआं धुआं रेस्टोरेंट थे। अच्छा, ये कहाँ पे है? इसकी ब्रांचेस है सर, जैसे ये मैकडोनल्ड वगैरह है ना, उसकी ऐसी ब्रांचेस है सोल्जर बाजार में, तो नुमाइश पे तो हर जगह पे। अच्छा, ये किस किस्म का खाना देते हैं? देसी फूड, जो होता देसी है फूड है, अच्छा। तो आपने चिकन कंप्लेन, कढ़ाई। कढ़ाई वगैरह, अच्छा अच्छा, दुआ रेस्टोरेंट के नाम से? यस सर, जी धुआं सर। रेस्टोरेंट, उसमें फास्ट फूड वगैरह सब कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इत्तेफाक से मैंने सुना हुआ नहीं। तो आपने जब कंप्लेन किया आपके दोस्त ने, तो उन्होंने क्या क्या किया फिर? सर एक चीज उन्होंने सही नहीं बनाई थी, तो उन्होंने कंप्लेंट किया, तो उन्होंने रिटर्न मतलब दूसरा बना के, न्यू बना के दिया। हाँ, देखे ना, ये नहीं कस्टमर वहाँ, ये मेरे भी एक आध दफा तजर्बा रहा है, हर कंपनी तो ये नहीं करती कि वाइल आई थिंक पिज्जा हट था, तो जब पिज्जा खा रहे थे, आई वाज विद माय फैमिली, तो वेटर ने आन के पूछा, तो हमने कहा भाई ये इतने मजे का नहीं है, तो वो जाके वो दूसरा पिज्जा ले आए, ठीक है, थोड़ी देर में। तो एक दफा ऐसा हुआ था, और एक दफा ये हुआ कि यही हुआ कि पिज्जा में मजा नहीं था। अब जाहिर है, ये आप बार बार कोई ऐसे जान करके हरकत नहीं कर सकते, वो भी कस्टमर को पहचान लेते हैं कि सच है झूठ है। तो वो बिल्कुल मजे का नहीं था, तो उन्होंने चार्ज ही नहीं किया पिज्जा हट में, कि हमने नहीं, हम आपको पसंद ही नहीं आया। तो ये शॉर्ट टर्म तो नुकसान होता है ऐसा, मगर लॉन्ग टर्म जो है ना, कस्टमर पे बन रहा होता है आमतौर पे। तो एनीवे, बेस्ट है कि प्रॉब्लम्स अवॉइड करें या दौरान अमल देख लें, और वर्स्ट केस में यह है कि जब हो जाए चीज़ और फिर आप करेक्टिव एक्शन लें। और वर्स्ट यूं भी नहीं है कि अगर हम देखा जाए ना कि ये साइकिल जो है चलता रहता है, अगर आप यहाँ से जो आपकी लर्निंग हुई है उसको आप यहाँ अप्लाई कर दें, वो जो बेसिक करेक्टिव एक्शन ले लें, तो फिर आप फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम दोबारा अगर हो नहीं। जैसे मैं वो गाड़ी के टायर्स की मिसाल दे रहा था, तो लेट्स से एक टायर आपने देख लिया बार बार पंक्चर हो रहा है, और आप रिपेयर करा रहे हैं, तो इसका मतलब टायर बदल दो। मगर अगर एक साथ टायर्स लिए हैं, तो आप फिर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भाई जैसे इस टायर के साथ हुआ है, ऐसे ही बाकी 3 टायर्स के साथ होगा। तो बजाय या तो आप इंतज़ार करें कि बारी-बारी एक-एक टायर में जो है पंक्चर होना शुरू हो, क्योंकि उसकी थिकनेस कम हो जाती है, या फिर आप जो है टायर्स बदल लें सारे, ताकि किसी हद तक जो है मसला हल हो जाए। ऑलराइट, सो ये हो गया, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल हो गए, और 1 मिनट अब रह गया है। हाँ, फाइनेंशियल कंट्रोल्स हम कर लेंगे। आपने ये अकाउंटिंग का कोई कोर्स तो किया है ना, बता रहे हैं शायद? जी सर। हाँ, ये रेशियोज कर लिए हैं आपने, या इससे भी ज्यादा ही किए होंगे? यस और नो? अच्छा खैर, ये अभी दूसरे सेशन का लिंक भेज रहा हूँ, उसे मुझे बताइएगा। हम 2-4 मिनट में शुरू करते हैं कि ये कौन से आपने किए में इसमें। So I'm sending the link for the second session.